सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए हमें बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम लोग वहां पे ध्यान नहीं रखते हैं तो आने वाले टाइम में मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे हमें दिक्कतें हो सकती है। जनरली हमें क्या लगता है कि हम लोग एप्लीकेशन में कुछ चीजें गलती कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, फॉर्म सबमिट हो गया, इसका मतलब ओके है। नहीं, फॉर्म सबमिट एक सिस्टम कर रहा है। सिस्टम में हम कुछ कमियां छोड़ देते हैं तो भी वो सबमिट कर लेगा। लेकिन जब आपसे बच्चे का एग्जाम हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी, क्योंकि हर एक स्टेप के बाद कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाता है। और डिक्लेरेशन का मीनिंग ये होता है कि वो ये आपसे ये एग्री करते करवाते हैं कि सर आप जो भी डेटा दे रहे हैं वो डेटा एकदम 100% सही है और इसके एवज में आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। जब भी आपका बच्चा एग्जाम पास करके हमारे पास आएगा, जब डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो आप हमें सारे डॉक्यूमेंट विद प्रूफ विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप देंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने ये चीज का ध्यान नहीं रखा तो आने वाले टाइम में हमारे साथ दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए, फॉर्म नहीं भरा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फॉर्म भर दिया है तो कम से कम उसको रेक्टिफाई करने के कुछ रास्ते बाद में आप ढूंढ सकते हैं जिससे उन चीजों को दूर किया जा सके। देखिए ये इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट का जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां क्लिक करिएगा, डायरेक्ट ये पेज आ जाएगा और यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। न्यू फॉर्म भरने के लिए आपको देखना ही है। फीस के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको कि ओबीसी और इसका जनरल का फीस 850 यानी 850 है और बाकी सबका 700 है। अब यहाँ पे देखिए नाम, जो डमी जो फॉर्म है उसके अंदर से नाम डब्ल्यू लिखा। आपका नाम मान लीजिए राम है, स्पेलिंग RAM है, और वहां पे आपने REM कर दिया। तो ये सिस्टम है, ये जज नहीं करेगा कि आपने सही भरा या नहीं भरा, सिर्फ वो देखेगा यहाँ पे और यहाँ पे दो बार आपने नाम, यदि गलत भी भरेगा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो फॉर्म को एक्सेप्ट हो गया इसका मतलब कतई नहीं है कि वो फॉर्म एकदम सही भरा गया है। फॉर्म के डेटा को आप खुद वेरीफाई करिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में दिक्कतें होगी। जो भी नाम आप यहाँ पे आप लिख रहे हैं उसी नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि सर यहाँ तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम का कोई सीन नहीं है, तो सर क्या करना है? देखिए यहाँ पे सिर्फ ओनली क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट नेम। तो इसका मतलब यदि किसी का नाम राम सिंह है तो RAM, फिर आपको स्पेस देना है SINGH। तो मतलब ये पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट नाम सिर्फ राम लिख के छोड़ दिया, नहीं। इसका मतलब है कि कंप्लीट नाम लिखेगा बच्चा अपना। इसी ढंग से फादर मदर का नाम प्रॉपर ढंग से लिखिए और डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ बहुत ढंग से अवेयर होके उसको फिल करें। डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया तो बाद में दिक्कतें होगी, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आगे क्लास डिसाइड होती है, आपको पता होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता दूं आपको कि क्लास 6 के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए, जो क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बाद में भी इसमें आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे डाउट्स पेरेंट्स से क्लियर कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ ध्यान है, क्लास 6 के लिए जो होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016, इसी एज के बीच में आप हैं तो क्लास 6 का फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 9th के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपका 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 यानी 11 से लेकर 13 के बीच में ये डेट ऑफ बर्थ लाई करना चाहिए, और इसी को बहुत ढंग से ध्यान से भरना है। अच्छा, इसकी डिटेल के वहां प्रॉपर वो दोबारा से आपसे भरवा रहे हैं। आपका एड्रेस, एड्रेस देखो लिखा प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है इस एड्रेस का आपके पास ID प्रूफ हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डोमिसाइल किसी एक स्टेट से, किसी जिले से, किसी गांव से, किसी काम की वजह से आप शिफ्ट हो गए कहीं और पे और प्रेजेंटली शिफ्ट हुए, वहां का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एड्रेस आप प्रेजेंटली जहाँ पे रह रहे हैं, आने वाले 1 डेढ़ साल वहां रहेंगे, तो वो एड्रेस दीजिए। हाँ, यदि आपकी मूविंग जॉब है, आपको नहीं पता कि अगले 6 महीने में कहाँ जाएंगे, तो फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस दीजिए। यदि कभी भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो फिर आपके परमानेंट एड्रेस पे कोई डॉक्यूमेंट वहां पे रिसीव हो जाए। लेकिन यदि आप प्रेजेंटली 1 डेढ़ साल वहां रहने वाले हैं तो वही एड्रेस लिखिए, प्रेजेंट का जो एड्रेस है। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संचार पता, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना इंपॉर्टेंट आपके नाम की जानकारी है उतना इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि फर्दर जैसी फॉर्म सबमिट हुआ आपका, या फॉर्म सबमिट करने के दौरान से लेकर के जब तक आपका सिलेक्शन होगा, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। मैं पेरेंट्स को, बच्चों को जितने कॉल्स आते हैं, हमारा पहला रिक्वेस्ट रहता है कि सर ढंग से ध्यान से मोबाइल नंबर भरिए। जो मोबाइल नंबर आपको भरना है वो मोबाइल कभी भी आपका आने वाले 1 डेढ़ साल तक खराब नहीं होना चाहिए।
और उसकी सिम जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर रिचार्ज प्रॉपर ढंग से करा के रखें। कई बार आपने फिलहाल कोई मोबाइल नंबर डाल दिया, पता लगा उसको 3 महीने रिचार्ज नहीं किया। अब बहुत सारी कंपनीज के नए-नए कंडीशंस आ गई है कि आप लंबे टाइम तक किसी मोबाइल फ़ोन को यदि रिचार्ज नहीं करोगे, तो उसको दूसरे को दे दिया जाएगा। तो ऐसे केसेस भी हमारे सामने हुए हैं कि उनके मोबाइल नंबर ही एक्टिवेट नहीं है। मेल आईडी, रनिंग मेल आईडी, यदि मेल आईडी आपके पास नहीं है, तो किसी जाके बनवा लो, ई-मित्र से बनवा लो, या गूगल पे डाल के ईमेल आईडी कैसे बनाएँ, या यूट्यूब पे डाल दें ईमेल आईडी कैसे बनाएँ, तो घर बैठ के मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो। बट उस मेल आईडी का पासवर्ड सिक्योर और प्लस आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्दर जितने भी कम्युनिकेशन है, इन्हीं पे होने हैं। और अलग से देखो ये लिखा है, ये अलग से प्रॉपर ढंग से लिखा है, अदरवाइज़ सीधा माँग लेते हैं, लेकिन प्रॉपर ढंग से उन्होंने माँगा है। और अगली बात है पासवर्ड। ये पासवर्ड जो भी चूज़ करें, कॉमन पासवर्ड से थोड़ा-सा बचें, क्योंकि पासवर्ड थोड़ा-सा यूनिक लिखें। यहाँ पे पासवर्ड में जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो आर ये कैपिटल लिख दिया, फिर AM @1234। जनरली हर पेरेंट्स, हर बच्चा इसी ढंग से कॉमन पासवर्ड यूज़ करते हैं। कॉमन पासवर्ड मत यूज़ करें, आप इस पासवर्ड को थोड़ा-सा अच्छे लेवल का यूज़ करें। कुछ भी हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग बस उस पासवर्ड को एक जगह लिख के रख लें। अच्छा, पासवर्ड कहीं भूल गए तो हेल्प आपकी ये मेल आईडी और फ़ोन नंबर ही करने वाले हैं। ये मेल आईडी, फ़ोन नंबर आपको हर सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आ जाएँगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि मेल आईडी और मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपके प्रॉपर ढंग से हो। तो यहाँ पे आपने लिख दिया। अब यहाँ पे और क्या है सर, ये डेटा हम लोग देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे सिर्फ काम करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। सर जी, यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सारा हो गया, फादर मदर नेम हो गया, ये हो गया। अब आता है डोमिसाइल स्टेट। इसको लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन है कि सर डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, जो आवासीय या अधिवास प्रमाण पत्र है, तो डोमिसाइल हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो सर क्या हम एक बार के लिए कुछ भी लिख दें? देखो, ये कंप्यूटर है, यहाँ पे आप चाहे कहीं भी रहते हो, कोई भी स्टेट लिख दो। इसने यूपी लिखा मान लीजिए, आप रहते राजस्थान के, आप महाराष्ट्र लिख दो, कंप्यूटर को थोड़ी पता है। लेकिन जब आगे स्टेप में बढ़ेंगे हम लोग, हम जो भी स्टेट यहाँ पे लिख रहे हैं, उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब कई पेरेंट्स बच्चों को क्या लगता है, सर हमारा तो फॉर्म सबमिट हो गया, हमने तो ना उसमें रिसिप्ट लगा दी थी, हमने एक बार आधार कार्ड अटैच कर दिया था। भाई ये कंप्यूटर है, इसको नहीं पता, इसको तो डॉक्यूमेंट जो साइज दे रखे उसमें लेना है। अब आप उसमें क्या लगाते हो, एक बार ये जज नहीं करेगा। आपका जजमेंट कब होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत अवेयर होकर के, हमारा टारगेट ये नहीं है कि सिर्फ फॉर्म सबमिट हो गया, हमारा टारगेट है फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन सही डॉक्यूमेंट और सही जानकारी के साथ सबमिट हो गया। बिकॉज़ हमें बाद में सारी जो चीज़ें हैं बाद में प्रूफ करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो ये डोमिसाइल स्टेट, अच्छा जिनके पास नहीं है, देखो ज़रूरी है क्या ये? 100% ज़रूरी है। क्योंकि इसी से सारा कुछ डिसाइड होता है। इसी से डिसाइड होता है आपका होम स्टेट कौन-सा है, अदर स्टेट कौन-सा है, आपको कहाँ पे कितना रिज़र्वेशन मिलेगा, और ये ज़रूरी चीज़ है। तो सर बच्चे का डॉक्यूमेंट तो ये डोमिसाइल तो बनता ही नहीं, बहुत सारे स्टेट ये बनाते ही नहीं बच्चों का डोमिसाइल, तो कोई इश्यू नहीं है। इनके जो भी फादर साहब हैं, जो भी इनके मदर हैं, इनका डोमिसाइल अटैच कर दो। क्योंकि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि 18 साल से नीचे नहीं बनते, 15 साल से नीचे नहीं बनते। अब जी एक कंडीशन है कि ना तो इनका है, ना इनका है, ना इनका है। क्या करें? क्या एक बार कुछ भी लगा दें? नहीं। अभी भी जब ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ से 10 दिन आपके हाथ में आराम से होंगे। अब भी आप जाइए अपने आस-पास में पता करिए। अच्छा, आस-पास किसमें, घर में जाके पता नहीं करना, आस-पास में जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, या ई-मित्रा है, या विद्यार्थी मित्र, ऐसे कुछ किसी भी नाम से आपके जो भी ऑफिसेज़ हैं, यदि कुछ भी ना मिले, गाँव में रहते हो, आप लोग अपने ग्राम पंचायत में, यानी आपके जो लोकल जो भी ऑफिस है गवर्नमेंट का, वहाँ जाके पता करें कि सर मुझे मेरा डोमिसाइल, आवासीय प्रमाण पत्र, मूल निवास, इन सारे नाम एक जैसे ही हैं, कि ये बनवाना है, तो मैं क्या करूँ? तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये 5, 7, 10 दिनों में आपके पास जो हैं, ई फॉर्मेट में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, या एक बार के लिए बोलें तो आप डाउनलोडेड फॉर्मेट में मिल सकता है। बाकी तो डिपेंड करता है हर स्टेट की क्या-क्या स्ट्रैटेजी है, कौन-सा स्टेट कितना टाइम लेता है, क्योंकि दिवाली भी है, उसमें भी 2-3 छुट्टियाँ चली जाएगी। तो आप जैसी वीडियो देखें, तुरंत इस पे रिस्पॉन्ड करें और चीज़ों को तैयार करें। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ भी अटैच कर दोगे, सबमिट हो जाएगा, नंबर 1 बात। फॉर्म सबमिट में पेपर भी हो जाएगा, नंबर 2 बात। पेपर होने के बाद आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। लेकिन सोचो, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए और आपको पहले ही दिन आउट कर दिया, तो सोच के देखिए, पहली बात तो कितना समय बच्चे ने लगाया, कितना समय आपने लगाया, कितना पैसा डिवोट कर दिया आपने। कोचिंग भी कराएँगे आप लोग,
उसके बाद आप बच्चे को लेके जाएँगे, लेके आएँगे, बहुत सारी काउंसलिंग में टाइम लगाएँगे। कितना समय और पैसा लग रहा है डॉक्यूमेंट में, जैसे आप जाएँगे तुरंत बाहर, क्योंकि ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कुछ भी छूट नहीं मिलेगी। आपके नाम में छोटी-मोटी गड़बड़ है, वहाँ पे फिर भी कोई बोर्ड सोच सकता है चलिए ठीक है बाय मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन ये इंटेंशनली माना जाता है कि जानबूझ के किया गया है और इसके लिए हम माफ़ नहीं करेंगे। इसी ढंग से डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी एकदम सही होना चाहिए। नहीं है तो उसको तुरंत जाके तैयार कर लो। तो ये डोमिसाइल को लेकर के मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद जी, उसके बाद आती है कैटेगरी सर। सर कैटेगरी कौन-सी करें? सर कैटेगरी में ना आपको देखना पड़ेगा कि कैटेगरी में हमारे पास एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल और डिफेंस, सर 5 कैटेगरी है। देखो सर, यहाँ पे आप एससी से आते हैं, सोच नहीं है एससी कैटेगरी चूज़ करनी है। एससी से आते हैं, वही चूज़ करनी है। ओबीसी को लेकर के 2 चीज़ें हैं। एक तो ओनली ओबीसी है और दूसरा ओबीसी एनसीएल है। ओबीसी एनसीएल। सर ये क्या है? नॉन क्रीमी लेयर। अच्छा, नॉन क्रीमी लेयर की सर डेफिनिशन क्या है? देखिए उसके लिए मैं ऑथेंटिफाइड पर्सन नहीं हूँ और ना मुझे डिटेल जानकारी इसकी। फिर भी मैं बता दूँ जो मुझे मोटा-मोटा पता है। यानी देखो ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं और ये ज़्यादा आने की वजह से उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी कि जिनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक है, उनको क्रीमी लेयर में रखा। मतलब वो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और नॉन क्रीमी लेयर के मतलब ये हो गया जो ओबीसी यानी कास्ट के अकॉर्डिंग ओबीसी में आते हैं और साथ-साथ में उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको उन्होंने किस में रखा है? नॉन क्रीमी लेयर में रखा है। तो आपका पास जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उसमें चेक करो कि ओबीसी एनसीएल है या नहीं है। सिर्फ ओबीसी के सर्टिफिकेट से पार नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ओबीसी के सर्टिफिकेट से आप यहाँ पे अटैच करोगे और आपने ओबीसी कर रखा है, तो बाद में आपको वहाँ से उठा के जनरल में डाल दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट के कमी की वजह से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो चेक करें कि आपका डॉक्यूमेंट ओबीसी एनसीएल का है या नहीं है। ये ओबीसी को लेके कन्फ्यूजन जो क्लियर कर दिया। जनरल सर कुछ नहीं चाहिए। जैसे जनरल पुट करोगे ये आगे सब कैटेगरी मांगेगा ही नहीं। डिफेंस डिफेंस सर वो बच्चे जिनके फादर या मदर क्या है, आर्मी में है, एयर फोर्स में, नेवी में है, जिनमें भी है, वो डिफेंस कैटेगरी में आते हैं। एक नंबर 1 बात। अब असम राइफल और जो सीआरपीएफ है, उनके बच्चे डायरेक्टली डिफेंस में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे कोई सीट खाली रहती है तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब डिफेंस में अच्छा कोई ऐसा पर्सन भी है, जिनके पास डिफेंस का सर्टिफिकेट भी है और जिनके पास ओबीसी एनसीएल भी है, तो सर फॉर्म कौन-सा भरूँ मैं? या डिफेंस भी है, एससी एसटी भी है, सर फॉर्म कौन-सा भरूँ? सर आप पे टोटली डिपेंड करता है। देखिए डिफेंस कैटेगरी का मेरिट काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है आप पिछले साल के मेरिट को देखेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए, जिनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो बहुत ही केयरफुली सोचें। देखिए क्या होता है कि एससी का रिजर्वेशन 15% रहता है, एसटी का 7.5% रहता है, ओबीसी का 27% रहता है और फिर ये बच गया। अब इन सबको यदि मैं ऐड करूँ इन सबको यदि मैं ऐड करूँ, तो यहाँ पे देखिए 27 एंड 7 27 15 यदि मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे ये पूरा बन गया 42 एंड ये बन गया 49.5%। यानी 49.5% सीटें रिजर्व्ड हो गई। किसके लिए? लगभग 50% सीटें हैं जो चली गई एससी, एसटी और ओबीसी। फिर बच गया मान लीजिए मैं ओवरऑल 50% ले रहा हूँ, 50.5% बचता है। इसमें से जितनी सीटें बचेगी ना सर, उसका 25% जाएगा किसको? डिफेंस को, जो ओवरऑल का लगभग 12% 12 साढ़े 12-13% रहता है। इतना परसेंट सीटें ही हैं। अब यदि कोई बच्चा जिनके पास डिफेंस कैटेगरी भी है और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भी है, तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप इसके साथ जाएँ क्योंकि ओवरऑल का 27% सीटें हैं। यहाँ पे ओवरऑल का ओनली 12.5 टू 13% सीट ही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ये मेरा सिर्फ एक सूचना है ऐसा, बाकी देखिए दोनों में कॉम्पिटिशन है। ओबीसी का रैंक भी बहुत हाई रह जाता है, जनरल बहुत हाई जा रहा है और आपका जो डिफेंस है वो बहुत हाई जा रहा है। अल्टीमेटली बच्चे को ढंग से पढ़ाइए। देखिए कभी भी कोई कैटेगरी आपके बच्चे को सिलेक्ट नहीं करा सकती। थोड़ा-मोटा आपको मिलता है, इसमें फ़ायदा मिलता है। एससी, एसटी, ओबीसी मिल सकता है थोड़ा फ़ायदा, लेकिन यदि बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद बात नहीं है क्योंकि जितनी भी अच्छी स्कूलें हैं, अच्छी का मीनिंग जो बहुत लंबे टाइम चलती आ रही है, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, वो स्कूलों की मेरिट हमेशा हाई ही रहती है। चाहे वहाँ पे एससी का बच्चा है, चाहे एसटी का बच्चा है, ओबीसी का बच्चा है, डिफेंस का है, उस कैटेगरी का आप देखेंगे वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है। आपके एससी, एसटी में या ओबीसी में भी बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे। उनका परसेंटेज थोड़ा कम है,
थोड़े लोग अप्लाई कम करते हैं तो थोड़ा मेरिट वहाँ डाउन दिखता है कुछ स्कूलों के अंदर, लेकिन जो प्रेस्टिजियस अच्छी स्कूलें हैं वहाँ पे भाई मेरिट पहले से आई है। तो आप डोंट डिपेंड कि यार ये कैटेगरी आपके बच्चे का सिलेक्शन करा देगी नहीं कराएगी। आपके बच्चे का सिलेक्शन आपके बच्चे की मेहनत कराएगी, आपके बच्चे के मार्क्स कराएँगे और आप अभी आने वाले टाइमिंग में कितना मेहनत बच्चे को किस डायरेक्शन में करा रहे हैं उससे डिपेंड करेगा। अच्छा, सैनिक स्कूल का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर लेना। सैनिक स्कूल के क्रैश कोर्स की जानकारी मिल जाएगी। आरएमएस का भी क्रैश कोर्स मिलेगा आपको। साथ में आपको आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ के भी हमारा तेजस भी चालू हो चुका है। मतलब हम भी आपके बच्चे को आगे तक ले जा सकते हैं क्योंकि हमने इसी प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करवाया है और बच्चे हो रहे हैं और ड्यू टू बच्चे प्लस हमारे अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से। तो आपके बच्चे के साथ में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बस डैशबोर्ड नंबर पे लिखना है सैनिक स्कूल क्रैश कोर्स या आरएमएस क्रैश कोर्स या नवोदया। आपको कोई भी एग्जाम तैयार करना है, बस उसका नाम लिखना है, हमारी टीम बता देगी हाउ टू जॉइन। हम लोग कोई डेमो नहीं देते हैं क्लास में, सिंपली आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उनको जाइए, डेमो देखिए और यदि अच्छा लगता है तो तुरंत कॉन्टैक्ट करिए क्योंकि इससे आपका और हमारा समय बचेगा। तुरंत हम लोग जिस दिन भी रजिस्ट्रेशन होगा, वेरी फर्स्ट डे क्लास स्टार्ट, सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं सॉरी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी और जितनी प्रीवियस क्लास है उनकी रिकॉर्डिंग्स और लाइव क्लास में एक्सेस तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। बट डिले मत करिए, सोचिए मत, कहीं भी पढ़ाइए, बच्चे को पढ़ाइए सर। अब जी ये अपनी डोमिसाइल को लेकर के, कैटेगरी को लेकर के हमारी बात हो गई और एनुअल इनकम, ये सारी चीज़ें आप सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से भरें, इनमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं। आगे चलेंगे हम लोग। ये आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ है। इसमें सर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। पैन कार्ड है आपका, राशन कार्ड है आपका, आधार कार्ड है आपका, है ना? पासपोर्ट है। अब बच्चे के पास यदि कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्होंने एक स्कूल का आईडी कार्ड का भी नाम दे रखा है। तो स्कूल का आईडी कार्ड नहीं है तो आईडी कार्ड जाके बनवा लो स्कूल से और वो रेफरेंस डाल भी सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो आधार कार्ड बना, आधार कार्ड डिटेल दीजिए जिससे वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा। आपका पैन कार्ड है बच्चे का, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल का आई कार्ड का भी नंबर डाल करके यहाँ से आप ले सकते हो। बट ये चीज़ें प्रॉपर ऑथेंटिफाइड होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ बाद में वेरीफाई होगी 100%। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखें जी। इसको लेकर के बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी यहाँ पे क्लास 6 और क्लास 9 के जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, तो क्लास 6 में एक बड़ा कन्फ्यूजन है। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ये क्लास 9th का फॉर्म था, क्लास 9th का फॉर्म था। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे इसने बोला कि सर मैंने 8वीं क्लास पास कर रखी है। जब पास कर इसने पूछा चलो ठीक है, आप बताइए वो कौन सा ईयर था? इसने बोला 2024 में पास कर ली। तो फिर बोला बताओ एग्जाम कौन सा था? बोला 8वीं क्लास था। तो बताओ स्कूल का नाम क्या था और सिटी का नाम क्या था? स्कूल नाम और सिटी नाम लिख दिया यहाँ पे। बोर्ड का नाम क्या है? सर ये वाला बोर्ड है। इसने पूछा रिजल्ट क्या आ रहा? परसेंटेज बताइए। परसेंटेज रिजल्ट किस मोड में आता है? परसेंटेज। और कई बार क्या है वो आपको कोड या तो ग्रेड मिलता है या आपको सीजीपीएस वो जो मिलता है 10-1 जो भी मिलता है वो अलग अलग मोड हो सकते हैं, वो यहाँ पे लिखिए। अब टोटल मार्क्स का पेपर कितने का था, आपके कितने नंबर आए और कितने परसेंट बने, और ये पूरी जानकारी किससे ले रहा है? ये 8th क्लास जिस बच्चे ने पास कर रखी है। जो अपीयरिंग है वो बच्चे से ये रिजल्ट नहीं मांगेगा, रिजल्ट आया ही नहीं उसका, सिर्फ अपीयरिंग आपके स्कूल की जानकारी मांगेगा। सर क्लास 6 को लेके बड़ा कंफ्यूजन है सर हम लोग है ना, जब क्लास 6 यहाँ पे करते हैं तो सिर्फ एक नोट एप्लीकेबल लिखा रहा है, नॉट एप्लीकेबल लिखा रहा है और सर ये सारे डेटा गायब हो रहे हैं। तो सर हमारे कंप्यूटर में दिक्कत है, लैपटॉप में दिक्कत है या फिर कहीं गड़बड़ हो रही है? सर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 100% सही है। क्लास 6 के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती सैनिक सोसाइटी के लिए। आप 4th रनिंग है, 5th रनिंग है, 6th रनिंग है, कुछ भी नहीं है। नॉट एप्लीकेबल एकदम सही स्टेप होता है, वो करिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी, ये कंफ्यूजन आपका मैंने दूर कर दिया है, यहाँ पे अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि एग्जाम दे चुके हैं तो उसकी जानकारी दीजिए, और आपके फादर या मदर कोई घर का बंदा है वहाँ पे स्कूल में तो वहाँ पे आप जानकारी दीजिए। ये भरने के बाद ये लगभग फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ईमेल आईडी जरूर से वेरीफाई करवाना है। मेल आईडी, तभी मैंने बोला सही मेल आईडी भरिएगा। ये मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करा दीजिए। उसके बाद आपको ये जो फीस पे करनी है, अच्छा फीस नहीं पे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फीस पे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ये सारा फीस और पे कर लें भाई, ये वाला प्रिंट आउट, कई बार बच्चे फॉर्म भर देते हैं, एडमिट कार्ड नहीं मिलता उनका, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलता उनका, स्कूल ने कोई लेटर भेजा वो नहीं मिलता उनका। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी अभी जाकर के 5 प्रिंट आउट निकाल करके एक पेज फाइल में डाल करके रख दीजिए सेफ जगह। साथ में इसको अपने मोबाइल फोन में
घर के मोबाइल फ़ोन पे आपस में शेयर करके इसको स्टार कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो स्टार वाले मैसेज जनरली डिलीट होते नहीं है, आपसे पूछते हैं पहले डिलीट करूँ या नहीं करूँ। आप ये डिलीट ऑल भी करते हो तो डिलीट नहीं होगा, दोबारा परमिशन माँगेगा आपसे। तीसरा, मेल आईडी पे रहता अवेलेबल है, एक बार एक मेल से दूसरे मेल में भेज लो, सेफ रहेगा। बाद में भागा-दौड़ी नहीं करें कि अभी 5 मिनट का समय देना है, 5 मिनट का समय आपका आगे की परेशानी बचा सकता है, तो बहुत ज़रूरी है सारे स्टेप्स कर लो और जैसे ही आ जाए इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर के जितने भी क्यूरीज हमारे पास अभी तक थी, उनका हमने एक छोटा वीडियो आपको बना दिया। फिर भी हम बहुत सारे छोटे-छोटे वीडियोज़ लेके आ रहेंगे जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा है और यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, तो इन सारे एग्जाम के अभी लाइव और रिकॉर्ड बैच अवेलेबल है। डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करना है, हमारी टीम बताइए हाउ टू जॉइन इट। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।